हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको 2024 का जो है ओनली फॉर विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। आपके लिए ये जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए और बेस्ट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा ये आपके लिए साबित होगा। आप इसको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपनी नोटबुक में जो है डायग्राम बना के अच्छे से ड्रॉ करके देखना, न्यूमेरिकल हैं सॉल्व करके देखना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, आपको कहीं और से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका बहुत बेस्ट आपको मटेरियल मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो है भौतिक विज्ञान भाग 1 आ गया है। अवतल इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है वह कौन सा दर्पण कहलाता है? वह अवतल दर्पण होता है। और जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण होता है। तो ये अंदर वाला हो गया अवतल दर्पण। विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट है, ओम हो गया हमारा, प्रतिरोध का वोल्ट है, विभवांतर का ओम मीटर है, प्रतिरोधकता का कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन कारण वाला अभिकथन क्या? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकती है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। देखिए दोनों ही जो हैं ठीक है, ए ऑप्शन भी ठीक है कि दूरतम बिंदु है वहाँ पर तक वो उस बिंदु तक जो है कोई भी सुस्पष्ट देख सकता है, उसको दूर बिंदु कहेंगे। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक रखी वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो ये दोनों ठीक है इसके। तो अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, छठा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अगर घरों में श्रेणी क्रम संयोजन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक उपकरण खराब हो जाता है तो उसका पूरा परिपथ टूट जाता है और सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। साथ ही इससे सभी उपकरणों को एक समान और पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलती, जिससे बल्बों की रोशनी कम हो जाती है और कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए समांतर संयोजन ही बेहतर होता है। जैसे आपने दिवाली के अवसर पे क्या होता है, लड़ियाँ लगाते हैं, अगर एक लड़ी भी खराब हो जाती है तो हमारी सारी लड़ियाँ बंद हो जाती हैं और जो लड़ी बंद हो गई है उसको ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी समय लग जाता है। तो इस कारण समय की भी बर्बादी होती है और पैसे की भी बर्बादी होती है। इसलिए हमें श्रेणी क्रम संयोजन के बजाय समांतर क्रम संयोजन अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम एक स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए हमें पंखा चलाना है या लाइट जलानी है, तो सारे घर के सभी जो हैं सभी उपकरण जल जाएंगे और एक स्विच को ऑफ करेंगे तो सभी बंद हो जाएंगे। तो इससे हम इच्छानुसार अपने उसको विद्युत उपकरण को नहीं चला सकते। तो ये भी इसकी एक बड़ी हानि है। तो इसलिए हमें समांतर क्रम में ही जो है विद्युत परिपथों का संयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल चॉइस है इसमें 2 नंबर में। इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। और जो अनुप्रस्थ काट अक्ष क्षेत्रफल होता है चालक का, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी
एक वैल्यू घटेगी, यानी प्रतिरोध घट रहा है तो जो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तीसरा, चालक की प्रकृति पर, तांबे का तार है, निक्रोम का है, एल्यूमिनियम किस चीज़ का तार है, उसके तार की प्रकृति पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये 3 पॉइंट हैं इसके। अगला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका भी क्वेश्चन है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। दिक्सूचक सुई एक ही दिशा को दिखाएगी, उत्तर की ओर, लेकिन वो जो अगर क्रॉस करेगी, काटेगी एक दूसरे को, तो दो दिशा हो जाएंगी वहाँ पर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 3 अंतर लिखने हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। इस तरह से आपकी अंतर लिख देना। 3 अंतर पूछे हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं। जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी और भाई छोटा बड़ा, यानी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि हर तरह का ये प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल लेंस है, ये जो है हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा अवतल लेंस। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं इसमें। अगला देखिए, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, यानी कि बहुत सारे बिंदु हैं वो मिलकर एक प्रकाश स्रोत बना देते हैं, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाता है, यानी उसमें जो परिवर्तन होता है वो ना के बराबर होता है। इसलिए हमारे अंदर हमारे जो इसी कारण जो उनका तारों के टिमटिमाने का जो प्रभाव वो निष्प्रभावित हो जाएगा और हमें ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 3 तरीके बताइए। एक तो है स्थायी चुंबक द्वारा से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है स्थायी चुंबक के उस पर लोहे के चूर्ण बिखरा कर भी कर सकते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा गुजार कर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और भूचुंबकत्व द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त की जा सकती। 3 अंक का क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। देखिए डायग्राम में दिखा रखे हैं, बायां हाथ है, ये बाएं को इस तरह फैला रखे हैं कि तीनों अंगूठा है, उसके साथ वाली उंगली है और तीसरी मध्यमा उंगली है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। जब लंबवत होते हैं तो दो तर्जनी उंगली है, तर्जनी कौन सी? तो जो अंगूठे के पास जो उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और मध्यमा जो है जो सबसे लंबी वाली होती है, बीच वाली उंगली होती है, वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर, दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा किसकी तरफ करेगा? अंगूठा जो है चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये इसका नियम है। ये और में पूछा गया है। ये जो इसके जो इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए 3 तरीकों की सूची है, तो आप यही करेंगे या फिर ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम करेंगे, इन दोनों में से एक। अब हमारा जो है रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। रसायन विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है कि सभी क्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का करते हैं। इसमें
जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह OH होता है। अभिकथन और कारण वाला देखिए, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है ना, नहीं। कई बार ऐसा होता है HCl जो है हमारी उसको हानि पहुंचा देता है, जो हमारा आमाशय है उसकी भित्ति को हानि पहुंचा देता है। तो ये सी वाला अभिकथन ये सत्य है, परंतु कारण R असत्य है। सी ऑप्शन आ जाएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए भाई, ऊष्मा जो हम सांस लेते हैं उसको श्वसन को क्यों कहते हैं ऊष्माक्षेपी? हम हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकोज का विखंडन कर देती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो वो ऊर्जा बनती है भाई। और जब जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जब इसलिए श्वसन जो अभिक्रिया है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? सोडियम धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि अगर ये खुले में रखेंगे तो इतनी आग पकड़ लेती है, इसलिए इन धातुओं को सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वें में इंटरनल चॉइस है, या तो आप सोडियम वाला करेंगे या फिर आगे देखो 2 ऑप्शन दे रखी हैं। ऐसे धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो पारा होती है। ऊष्मा की कुचालक कौन होती है? सीसा और पारा। तो ये इस तरह से आप लिख लेना। अब हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये जरूर आएगा, आप इसको अच्छे से कर लेना। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इसका समीकरण देखिए, सी द्विआबंध सी देखिए, और R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ कोई भी मतलब कार्बन की चेन हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, चारों अलग अलग भी हो सकती हैं और समान भी हो सकती हैं। तो सी द्विआबंध सी, बीच में द्विआबंध है, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ये वनस्पति तेल है। जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किए निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो देखिए दो कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विआबंध था वो टूट गया है, और टूटने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, हाइड्रोजन जुड़ गई है। हाइड्रोजन जुड़ने के कारण इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जो वनस्पति तेल थे वो इस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो ये हाइड्रोजनीकरण जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। दामन सोडे के 3 उपयोग लिखिए, ये भी बिल्कुल ईजी है। दामन सोडे का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में करते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण 2 नंबर का था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। आघातवर्धता, धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। आघातवर्धता, ता भी लिख लेना भाई, इसमें ता नहीं है। आघातवर्धता कहलाता है, यानी चादर बनाना, चादर बनने वाला तो आघातवर्धता हो। तन्यता, तय से तार बन रहे हैं तो वो तन्यता होता है, ऐसे याद रख लेना। कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उल्टा लिख देते हैं कई बार। धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर पतली तार बनाई जाती है, तन्यता कहलाता है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ये भी कई बार आया है। तो ये आपका तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन देखिए, ये भी 3 अंक का है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में 3 अंतर लिखिए। इसमें इंटरनल चॉइस है, आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। तो एथेनॉल का जो गलनांक होता है 156 केल्विन होता है, एथेनॉइक अम्ल का ज़्यादा है, 290 केल्विन है, यानी एथेनॉल जल्दी वो हो जाता है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और इसका 391 केल्विन होता है। अल्कोहल, एथेनॉल में अल्कोहल गंध होती है और इसमें यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। प्रतिस्थापन इसके इंटरनल चॉइस में दे रखी है भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैथेन है, मैथेन में हमने क्लोरीन ऐड की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या हुआ? CH4, 4 हाइड्रोजन है मैथेन में, तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाता है? CH3Cl, क्लोरोमैथेन, और HCl अलग निकल जाता है। यही अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये मैथेन के सारे हाइड्रोजन न निकल जाए, यानी अगली बार जो उत्पाद बनेगा वो CH2Cl2 बन जाएगा, अगली बार जो है CCl3 बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और लास्ट वाला CCl4 बन जाएगा। सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से यह अभिक्रिया चलती रहती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये 3 नंबर में है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया है जीव विज्ञान। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी चीज़ें आवश्यक हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों ही जंतु हार्मोन है। एक साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन होता है। अगला देखिए, पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 2 जीवाणुजनित रोगों के नाम बताइए। सिफिलिस और गोनेरिया हैं। और अभिकथन और कारण वाला देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक तस्त्रीनुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ए ऑप्शन का ठीक आंसर है। एक अभिकथन ए व कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? यौवनारंभ में कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में समान होते हैं। शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख और जांघों के मध्य जननांगीय क्षेत्रों में बाल कुछ निकल आते हैं और उनका रंग गहरा हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है और मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। लड़कियों में परिवर्तन ये तो दोनों में एक जैसे होते हैं, जो लड़के और लड़कियों में दोनों में होते हैं। अब जो लड़कियों में, विशेषकर लड़कियों में होते हैं, स्तन के आकार में वृद्धि होने लग जाती है, स्तनागर की त्वचा का रंग भी गहरा होने लग जाता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लग जाता है। अगला देखिए, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? ये इंटरनल चॉइस है, इसमें यौवनारंभ के समय में ये वाला लिख सकते हैं या गर्भ निरोधक युक्तियों वाला लिख सकते हैं। इसमें क्यों अपनाते हैं? लैंगिक संचालित रोगों को से बचने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए, 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, शिशु एवं माता के स्वास्थ्य के लिए इनका जो है अपना सकते हैं। इनको कारण है जो है। पोषक स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। पोषक स्तर वह है किसी आहार श्रृंखला के वे विशिष्ट चरण या स्तर हैं जहाँ भोजन का या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वह पोषक स्तर कहलाते हैं। देखिए उदाहरण दे रखा है घास, बकरी, मानव वाला। घास जो होता है पहला पोषक स्तर होता है। घास उत्पादक है, जो उत्पादक होते हैं वो पहले पोषक स्तर पर आएंगे। बकरी जो है उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये दूसरा पोषक स्तर आ जाएगा। मानव जो है द्वितीय उपभोक्ता है, ये है तीसरा पोषक स्तर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये जो है पोषक स्तर वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मस्तिष्क के 3 कार्य लिखने हैं, बहुत सारे कार्य हैं इसके अगर मस्तिष्क के, इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। अगर मस्तिष्क जो है मुख्य सोचने वाला भाग होता है, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क में सुनने, देखने, सुनने, पेट भरने आदि के विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। इसमें साहचर्य क्षेत्र जहाँ पर संवेदी सूचनाओं या अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं को और मस्तिष्क में पहले से एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया और सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, जो हमारे टांग की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करती हैं। ये अगर मस्तिष्क के कार्य आप लिख सकते हैं, 3 मार्क्स का है। या आप तंत्रिका कोशिका के कार्यों का वर्णन लिख सकते हैं। तो तंत्रिका कोशिका क्या करती है? द्रुमिकाओं द्वारा सूचना को ग्रहण करती है और वहाँ से मतलब वो रसायन के फॉर्म में करती है और उसको विद्युत आवेग में बदल देती है। विद्युत आवेग तंत्रिका द्वारा संचार करता है।
विद्युत आवेग सिनेप्स में प्रवेश कर रासायनिक हवा में बदल जाता है और वहाँ यह विभिन्न मांसपेशियों और ऊतकों तक पहुँचाया जाता है। तंत्रिका तंत्र ग्राही अंगों से सूचना को लेकर मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। तो आप दोनों में एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। जब वो मटर के पौधे के 2 विपरीत लक्षणों वाले लंबे एक पौधा लंबा लिया, एक बौना लिया, उनका संकरण कराया तो F1 संतति में एक ही लक्षण के पौधे दिखाई दिए और वो लक्षण थे सभी पौधे लंबे थे, जिसे प्रभावी लक्षण कहा गया। जबकि दूसरा लक्षण था बौनापन जो दिखाई नहीं दिया F1 में, उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। मेंडल ने जब F1 संतति का स्वपरागण करवाया तो F2 संतति में दोनों ही लक्षण आ गए, लंबे भी आ गए, बौने भी आ गए। तो 3:1 के अनुपात में दोनों दिखाई दिए। इससे साबित हुआ कि अप्रभावी लक्षण दबे होने के बाद भी मौजूद था, यानी F1 में उसने एक्सप्रेस तो कर नहीं पाया लेकिन मौजूद था, इसलिए वो F2 संतति में दिखाई दिया। ये जो दिखा रखी है इसमें हम ये दिखा सकते हैं करके। जनक पौधा हमने ले लिया, लंबा पौधा दोनों कैपिटल T हो गए, बौने पौधे में दोनों छोटे T हो गए, युग्मक बन गए। इसका T और T उस बड़े T उसमें दो छोटे T बन गए। F1 संतति में देखो सभी पौधे लंबे हो गए, सारे लंबे हो गए। तो क्योंकि अब देखो इसमें एक बड़ा T काफ़ी है अपना एक्सप्रेस करने के लिए, गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन छोटा T कभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों छोटे T साथ होंगे। F1 की फेज संतति की उन्होंने स्वपरागण कराया तो जनक क्या हो गए थे? दोनों लंबे पौधे हैं, लेकिन प्योर वो उनमें जो जीन है बोनेपन का भी होता है इसके अंदर। युग्मक बन गए कैपिटल T और स्मॉल t दोनों के। फिर F2 संतति में देखिए 3 तो लंबे पौधे आ गए, एक बौना पौधा आया, यानी यहाँ पर 75% तो लंबे पौधे आए और 1% जो है ना 25% जो है बौने पौधे आए। जो प्योर लंबा है वो कैपिटल T वो एक है, लेकिन जो प्योर नहीं है जिसमें बौनेपन का भी लक्षण है कैपिटल T और स्मॉल t वो 2 पौधे हैं। लेकिन जो बाहर से दिखाई देते हैं फिनोटाइपिक रेशो होती है वो 3:1 होती है, जीनोटाइपिक रेशो 1:1। इस व्याख्या में दोनों कैपिटल T और स्मॉल t दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि स्मॉल t बौने पौधे हैं। T की एक ही प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल t की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। कैपिटल T जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो लक्षण स्मॉल t की तरह व्यवहार करते हैं वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि कौन से लक्षण प्रभावी हैं और कौन से अप्रभावी हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में 3 अंतर लिखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का आ गया है, 32वां क्वेश्चन है। वायवीय 3 नंबर में तो ये वायवीय अवायवीय में श्वसन हो गया। 2 नंबर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? वायवीय अवायवीय देखिए, वायवीय तो श्वसन है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय जो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा CO2 और पानी बनते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है जिससे कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, जैसे कि ईस्ट में अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा। हमारी मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है और ऊर्जा भी बनती है थोड़ी बहुत। तीसरा क्या है? यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है वायवीय श्वसन, और यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। इससे अगला देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पूछी गई हैं। पहली है 4 परिस्थितियाँ हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी व जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में होता है, वो पत्तियों में रंध्र द्वारा प्रवेश कर जाता है। पानी और खनिज लवण है वो मिट्टी में होती है, मिट्टी से जो जड़ें उसको अवशोषित कर लेती हैं। और जो जाइलम है वो जड़ों से ऊपर सभी भागों तक जाइलम उसको पानी और खनिज लवण को पहुंचा देता है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में उपस्थित हरित लवक में पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। चौथा, सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य से प्राप्त होता है। तो ये 4 जो परिस्थितियाँ हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये अब अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है। आपको या तो पहले वाले 2 भाग करने थे अब, या ये भाग 2 करने हैं आपको। देख लीजिए क्या है ये। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। रक्त है वही पहुंचाता है ऑक्सीजन को, सभी पोषक पदार्थों को
ऑक्सीजन का परिवहन। मानव के प्रत्येक फेफड़े में अनेक सूक्ष्म कूपिकाएं होती हैं। कूपिका पर रुधिर वाहिकाओं का जाल बना होता है। इनमें से बहने वाला रुधिर जब कूपिकाओं की सतह के संपर्क में आता है तो कूपिका भी भारी वायु में से विसरित होकर लाल रुधिर कणिकाओं में विद्यमान हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। यानी कि वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएगी ऑक्सीजन और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, पानी में ज़्यादा घुल जाती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में विलय अवस्था में होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर ऊतकों और रुधिर के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ऊतकों में चली जाती है और ऊतकों में बनी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में आ जाती है और इस तरह से यह कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका कोश में पहुंचती है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाता है और फेफड़ों से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए। फिर दोबारा से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पूछी हैं तो वह सेम है। स्वपोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों CO2 H2O का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन या मंड के रूप में होता है। 4 परिस्थितियां हैं: CO2 पानी व खनिज लवण, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 तो वायुमंडल में उपस्थित होती है तो वहाँ से रंध्रों द्वारा पत्ती में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है पानी और जो जल है वो जड़ें क्या करती हैं, पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेती है और जाइलम उसको सभी भागों तक पहुंचा देता है। क्लोरोफिल भी पत्तियों में उपस्थित होता है, हरितलवक में पाया जाता है और जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, उपोत्पाद जो बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट बनता है और यह पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन का यह पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा पौधे से बाहर निकाल दी जाती है। यानी ऑक्सीजन जो बनती है उसको पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा 2024 का जो सेट है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिर्फ 2025 ईयर के क्वेश्चन पेपर पेंडिंग है। कल हम 2025 का सेट एक सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। और अच्छे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप यहाँ से ज़रूर ये वीडियो देखें। और जो 2016 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो सोल्व किए हैं उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, आपको सभी क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगी। बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन बार क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं हम, ताकि हम उन्हीं को बार रिवाइज कर सकें। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।